Welcome back everyone. This is Rajesh and today we are going to discuss about ADHD. तो देखते हैं क्या होता है ADHD और क्यों होता है। सारी चीज़ें जानेंगे ADHD के बारे में। तो सबसे पहले ADHD की फुल फॉर्म देखते हैं। तो ये होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें दो टर्म है, अटेंशन डेफिसिट और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी। तो बेसिकली जो ADHD वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर यही दो प्रॉब्लम पाई जाती हैं। एक तो उनका जो है अटेंशन नहीं होता और दूसरा हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है ये बच्चा। तो सेकंड है, ये जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। बाकी की जो हमने डिसेबिलिटीज़ पढ़ी थी, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी जैसे डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया, उसी की तरह ये भी जो है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है। और एज जैसे जैसे बच्चे की ग्रो करती है तो धीरे धीरे ये भी जो है इसका आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। उसके बाद होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जैसे हमने पहले देखा दो टर्म बताया था ना, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव, तो उसमें से अटेंशन डेफिसिट के अंदर ही आ जाएगा ये, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है बच्चा। नेक्स्ट है अपना एक्सेसिव एक्टिविटी, यानी कि बच्चा जो है ना ये हाइपर एक्टिविटी का टाइप है। एक्सेसिव एक्टिविटी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा ये बच्चा, कभी भी टिक के नहीं बैठ पाएगा। और एक्शन भी जो मतलब ऐसे एक्शंस करेगा कि एज अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, अपने से है ना छोटे बच्चों की तरह बिहेव करेगा। मान लो जैसे 10 साल का बच्चा है तो ऐसी हरकतें करेगा कि मतलब जैसे 2 साल का छोटा बच्चा हो, या एक अडल्ट भी है 20 साल का तो वो भी अपने से जो है छोटे बच्चों की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है डाउन परफॉर्मेंस। अब डाउन परफॉर्मेंस भी यहीं से निकल के आ जाती है, क्योंकि अब बच्चे जैसे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो स्कूल में भी कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर उनका टेंशन ही नहीं है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं डाउन चली जाती है। और लास्ट में है हाइपर फोकस इन इंटरेस्टेड टास्क। वैसे तो इनका अटेंशन होता नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि ये बच्चों को जो टास्क अच्छा लगता है, मतलब जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो एक नॉर्मल पर्सन से कहीं ज़्यादा फोकस्ड होके भी कई कई बार जो है उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, या उस एक्शन को या उस टास्क को जो है पूरा करते हैं। तो इसको जो है हम बच्चे की एक क्वालिटी कह सकते हैं जो ADHD वाले बच्चों के अंदर पाई जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बात है 1798 की। अलेक्जेंडर क्रिस्टन नाम के एक रिसर्चर थे, जिन्होंने आज जिस नाम को हम ADHD के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ को मेंटल रेस्टलेसनेस कहा था। और इसके अलावा 1902 में जॉर्ज स्टिल, ये जो है ये भी एक जो है साइकोलॉजिस्ट थे, या इनको हम रिसर्चर कह सकते हैं, जो कि रिसर्च करते थे इनके ऊपर। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न टाइम में, यानी कि मॉडर्न टाइम में जो है 1902 में फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहले ये डिस्क्राइब करा था ADHD के बारे में और ज़्यादा। और इन्होंने इवन थोड़े बहुत जो है कोजेज़ के बारे में भी बताया था कि क्या कोजेज़ हो सकते हैं ADHD के। तो उसमें उन्होंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल बताया था। तो इस तरीके से है कुछ इसकी हिस्ट्री। और इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं तो अब हम साइंस और सिम्टम्स देखते हैं कि क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं एक ADHD वाले बच्चे के अंदर। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको दो टर्म बताई थी, एक तो इनअटेंशन और एक हाइपर एक्टिविटी। तो हम देखते हैं इनअटेंशन के अंदर क्या क्या आएगा। पहला इसमें डिफ़िकल्टी इन अटेंशन, यानी कि बच्चा जो है अटेंशन से कोई भी काम नहीं कर पाता है। कोई भी एक्टिविटी अगर हम उनको देंगे करने के लिए तो अटेंशन बिल्कुल बहुत माइनर सा होगा, थोड़ा सा होगा उनका अटेंशन, थोड़ा सा थोड़ी सी करेगा वो एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद छोड़ देगा, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा है फॉरगेटफुलनेस, भी देखा जाता है इन बच्चों में। हर किसी में तो नहीं, बट हाँ बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि उनको जो है ना चीज़ें याद नहीं रहती। लाइक कुछ काम कर रहे हैं या आप तो उसको छोड़ के कोई दूसरी एक्टिविटी करने चले गए, या फिर आपने उनको कोई कुछ बोला तो वो भी उनके माइंड से स्किप हो जाता है, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें। फिर तीसरा है हमारा इजीली डिस्ट्रैक्ट, यानी कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लो बच्चा कोई टास्क कर रहा है और कोई भी स्टिमुलस मिला, बाहर से कोई हॉर्न बजा या कोई घंटी बजी या कोई लाइक बर्ड की साउंड आई, तो वो है ना अपने टास्क को छोड़ के बाहर चला जाएगा, देखेगा क्या हो रहा था। मतलब जैसे बेल सुनाई दी तो देखेगा क्या है बेल, मतलब बेल की साउंड कहाँ से आ रही है और क्या एक्टिविटी चल रही है। या जैसे बर्ड की भी साउंड आई तो वो बर्ड को देखने लगेगा क्या कर रही है ना। वो जो टास्क कर रहा था उसको भूल जाएगा
और बस उसका ध्यान उधर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइपर एक्टिविटी। क्या आएगा इसमें है कांट सिट स्टिल, यानी कि बच्चा जो है टिक के नहीं बैठ पाता है। अगर उसको हम बोलेंगे ना कि बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर, तो वो बैठ तो जाएगा, वहाँ पे भी कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, पैर हिलाता रहेगा या कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, बट बिल्कुल शांत नहीं बैठा रहेगा वो। दूसरा देखा गया है मोर टॉकेटिव। मोर टॉकेटिव भी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बातें करता रहेगा या गुनगुनाता रहेगा, लेकिन चुप नहीं रहेगा बच्चा, हाई जिसके अंदर एडीएचडी है, क्योंकि कंसंट्रेट और जो है अटेंशन इन सब की कमी होती है बच्चे के अंदर। फिर थर्ड वन है हमारा डिफ़िकल्टी इन वेटिंग देयर टर्न। मान लो आप पढ़ा रहे हो बच्चे को और किसी स्कूल में, और लाइक कॉपियाँ चेक कर रहे हो, या तो वो बच्चा है ना अपनी वेट की टर्न नहीं करेगा। आप जैसे लाइन से कॉपियाँ चेक कर रहे हो, तो वो ये नहीं दिखेगा कि सर या मैडम जो है लाइन से कॉपियाँ चेक कर रही है तो हमारी नंबर आएगा तब हम चेक करवाएंगे। वो एकदम से उठ के आपके पास आ जाएगा, सर हमारी चेक कर दो, हमारी चेक कर दो। या अगर आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो कि बेटा 1 बाय 1 जवाब देना है, तो वो बच्चा वेट नहीं करेगा, अगर उसको पता होगा तो वो तुरंत खड़ा होके जवाब दे देगा, है ना। तो इसी इसके अलावा इंटरप्ट इन टास्क, ये इसके सिमिलर ही है, मतलब कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे तो बीच में हमें वो इंटरप्ट ज़रूर करेगा, है ना। तो ये इतना ही है साइंस और सिम्टम्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं एडीएचडी के, तो इतना इनफ है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सब टाइप्स की या टाइप्स की एडीएचडी की। तो कितने टाइप के होते हैं, तो देखो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं जो एडीएचडी होते हैं। पहला होता है एडीएचडी पीआई, या जिसको हम एडीएचडी आई भी बोलते हैं। यहाँ पर पीआई का मतलब होता है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव। इनअटेंटिव यानी कि बच्चे के अंदर अटेंशन नहीं होती, तो अटेंशन बच्चे का जिस भी उसमें कम होता है, उन बच्चों को हम जो है एडीएचडी पीआई की कैटेगरी में रखेंगे। तो वही है, जैसे कंसंट्रेशन कम होता है बच्चे का, है ना, पुअर कंसंट्रेशन, या अगर उनको कोई टास्क दो तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। इसके अलावा डे ड्रीमिंग भी हो गया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसके अंदर बच्चे का जो है अटेंशन नहीं होता है, तो उसको हम एडीएचडी पीआई की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड वन है हमारा एडीएचडी पीएच। पीएच का मतलब होता है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव, या हाइपर एचआई का मतलब होता है हाइपर एक्टिव इनएक्टिव। अब ये वो वाले बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ये वही है, टिक के नहीं बैठेंगे, हमेशा कोई ना कोई एक्शंस करते रहेंगे। इसके अलावा इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है कि अचानक से कोई भी टास्क करने लग जाएंगे। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं काम को करने से पहले, बट ये सडनली कोई भी एक्शन कर देते हैं। मान लो कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से उसको छोड़ के कोई दूसरा टास्क करने लगेंगे, है ना। रेस्टलेसनेस, यानी कि थके थके से नज़र आएंगे, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल थक जाएंगे। फिर थर्ड वन है कॉन्स्टेंटली इन मोशन, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, तो ये हाइपर एक्टिव वाले बच्चे होते हैं जिनको हम एडीएचडी पीएच की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट होता है हमारा कंबाइंड टाइप। कंबाइंड में कुछ जो है सिम्टम्स आपको एडीएचडी पीआई के मिल जाएंगे, और कुछ जो है एडीएचडी पीएच के देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एडीएचडी पीआई और पीएच के कंपैरिजन में, क्योंकि एक बच्चे का अगर अटेंशन कम है तो उनको हम अटेंशन वाली जो है थेरेपी वगैरह दे के उसको इम्प्रूव करेंगे, और जो हाइपर एक्टिव हैं उनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना सिखाएंगे। बट जो जिनके अंदर दोनों टाइप की पाई जाएंगी उसको थोड़ा सा हमें हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कॉजेज़ की, कि क्या क्या जो है कॉजेज़ हो सकते हैं एडीएचडी के। तो देखो हम जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ते हैं, तो इसमें देखो एग्जैक्ट रीजंस तो हमें ऐसा पता नहीं होता, बट हाँ हम ये जानते हैं कि उसमें हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट होता है दोनों का रोल होता है। तो यहाँ पे जो है ना इसमें एडीएचडी में हेरिडिटी का ज़्यादा रोल पाया गया है। ऐसा देखा गया कि मान लो 100 बच्चे हैं जिनमें, मतलब 100 बच्चों को एडीएचडी है, उनमें से ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स को पहले एडीएचडी था उन बच्चों को भी फ्यूचर में एडीएचडी हुआ, मतलब जब उनके बच्चे हुए तो उनको एडीएचडी हुआ। तो ये जो है हेरिडिटी से उनको मिला, है ना। तो जिन पेरेंट्स को पहले एडीएचडी था उनके बच्चों को भी एडीएचडी होता है, ये कोज हो सकता है।
इसके अलावा एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेनली अपना मदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होती है मदर की, अल्कोहल का कंजप्शन ना ले या कोई टॉक्सिक केमिकल वगैरह ना ले, है ना, या कोई इंजरी ना हो उसको उस टाइम पे। इसके अलावा FMRI, इसमें ये एक टेक्निक होती है जिससे हम बच्चे के जो है माइंड में यानी कि जो ब्रेन में क्या चल रहा होता है उसको रीड करते हैं। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि बच्चे के ब्रेन के जो दो पार्ट होते हैं, स्टेरियटम और जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो होता है ये है ना एक जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे या तो कम एक्टिविटी करेगा या तो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं रहेगा, उससे या तो कम एक्टिव रहेगा या ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है। और लास्ट है अपना ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से हम जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिनको ADHD होता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग। तो देखो साइकोलॉजी में जितनी भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेंजरस नहीं होती हैं उनके लिए हम काउंसलिंग का यूज़ कर सकते हैं और ये इफ़ेक्टिव भी होती है कहीं ना कहीं काउंसलिंग। सेकंड है मेडिटेशन, क्योंकि जो ADHD वाले बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी करवाना है, तो उसके लिए हम मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी, इसमें जो है हम बच्चे का जो है जो टाइम स्पैन होता है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, मान लो एक बच्चा है और वो एक टास्क को 30 सेकंड तक कर सकता है, उसके बाद उसका जो है कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम उस टास्क को पहले 30 सेकंड का ही देंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर 35 सेकंड कर दिया, फिर 45, है ना, इस तरीके से उसको 1 मिनट 1.5 मिनट तक लेके जाएंगे। तो उसका जो है टाइम स्पेन इस तरीके से बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके, छोटे छोटे टास्क दे दे के, है ना। और इसके अलावा लास्ट में है कुछ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं अमेरिका में, जैसे अड्रेला और रेटलिन, ये जो होती हैं, और ये जो दोनों है ना ये एंटी स्टिमुलेंट होती हैं। मतलब कि जैसे बच्चा जो है किसी भी स्टिमुलस को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये वो नहीं करने देती है ना, एंटी स्टिमुलेंट होती है बिल्कुल। लेकिन ये मेडिसिन्स जो है ना इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए इस वाले को। बाकी जो तीन हैं ये इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।